नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान तनवर एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान विद कप्तान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे कोई मकान खरीदे, प्लॉट खरीदे या कोई खेती बाड़ी की ज़मीन खरीदे, तो अक्सर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हम एग्रीमेंट यानी कि बयाना करवाते हैं, जिसमें हम कुछ पेमेंट देते हैं और हम रजिस्ट्री का समय तय करते हैं कि हम उस समय पर रजिस्ट्री करवाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एग्रीमेंट करवाते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वह लाखों में आती है और उसमें हम अपनी खून पसीने की कमाई लगाते हैं। हमारे साथ किसी प्रकार का फ्रॉड ना हो जाए, तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए कि प्रॉपर्टी किसके नाम पर है। दोस्तों, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड 2-3 तरह से होता है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसका रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है, जो कि नंबर की ज़मीन होती है, एग्रीकल्चर लैंड होती है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड में प्लॉट बनाए जाते हैं तो वो ज़मीन होती है। कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसका रिकॉर्ड नगर परिषद में होता है। वहाँ पर ये डिटेल होती है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है और उसकी प्रॉपर्टी आईडी होती है। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कि आबादी देह में लाल डोरा के अंदर होती है। उसका रिकॉर्ड भी सर्वे के माध्यम से गवर्नमेंट करती है और ज़मीन के मालिक को एक सर्टिफिकेट जारी करती है। तो जिस भी टाइप की प्रॉपर्टी है, हमें उसके डॉक्यूमेंट्स ज़रूर देखने चाहिए कि वो किसके नाम पर है। अब मान लीजिए कोई ज़मीन नंबर की है, यानी कि खेवट नंबर है, उसमें खतौनी नंबर है, तो उसका रिकॉर्ड पटवारी के पास होता है। तो हमें पटवारी के पास जाकर रिकॉर्ड चेक करवाना चाहिए। और जिस व्यक्ति से हम ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं, हमें पटवारी से वेरिफिकेशन करनी चाहिए। हमें पटवारी से पूछना चाहिए कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस व्यक्ति के नाम ज़मीन बची हुई है या नहीं बची हुई। उसके बाद अगर ज़मीन बची हुई है तो फिर हमें आगे का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह भी चेक करना चाहिए, आप जो प्लॉट लेने जा रहे हैं, जिस लोकेशन पर वो है, वो गवर्नमेंट से अथॉराइज्ड है या नहीं। कई बार कुछ लोग संबंधित डिपार्टमेंट से एनओसी लिए बिना अवैध कॉलोनी बना देते हैं। अगर आप ऐसी कॉलोनी में प्लॉट ले लेते हैं तो आप वहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे आप फंस कर खड़े हो जाते हैं। तो आपको लोकेशन पर जाकर देख लेना चाहिए और डिपार्टमेंट में भी वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए कि जिस जगह आप प्लॉट ले रहे हैं वो वैध है या नहीं। तो दोस्तों, एग्रीमेंट के समय कम से कम 2 गवाह अवश्य बनाएं और गवाह ऐसे होना चाहिए जिनका कोई निजी स्वार्थ ना हो। गवाह के लिए दोनों पार्टी एक जैसी हो। अब अगली सावधानी रखने वाली बात ये आती है कि कई बार ये होता है, हम जिससे ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ज़मीन उस व्यक्ति की वाइफ के नाम होती है या उस व्यक्ति की माताजी के नाम होती है। तो वह व्यक्ति हमसे बोलता है कि एग्रीमेंट मेरी पत्नी की तरफ से या मेरी माताजी की तरफ से मैं कर लेता हूँ, और रजिस्ट्री के टाइम पर मेरी पत्नी या माताजी जिसके नाम पर भी ज़मीन है तो वह आकर रजिस्ट्री करवा देंगे। तो दोस्तों, हमें ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें एग्रीमेंट भी उसी व्यक्ति से करवाना चाहिए जिसका नाम कागजात में मेंशन है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे बोल रहा है तो आप उसे साफ साफ मना कीजिए और उसे कहिए कि जिसके नाम भी प्रॉपर्टी है वह उसको लेकर आए और उसी के नाम से आप एग्रीमेंट करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नुकसान ये होता है, मान लीजिए ज़मीन बेचने वाले के बीच में और आपके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो जब आप कोर्ट में जाते हैं और एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड मालिक से नहीं होता, तो कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट को वैलिड नहीं मानेगा, क्योंकि आपने रजिस्टर्ड मालिक से एग्रीमेंट नहीं किया है। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्टर्ड मालिक ने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, मुख्तियारनामा दे रखा है, तो फिर आप उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं।
क्योंकि वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के तौर पर एग्रीमेंट करेगा और वो एग्रीमेंट मान्य होगा। तो दोस्तों, अगली सावधानी रखने वाली बात ये है कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, हो सके तो आप सारी पेमेंट चेक के माध्यम से करें। लेकिन फिर भी अगर आप सारी पेमेंट चेक के माध्यम से नहीं करना चाहते तो कुछ पेमेंट आप चेक के माध्यम से ज़रूर करें। इससे डॉक्यूमेंट्री सबूत हो जाता है हमारे पास कि हमने पेमेंट की है और एग्रीमेंट किया है। तो दोस्तों, एग्रीमेंट के लिए स्टेट के हिसाब से जो फ़ीस तय की गई है स्टाम्प पेपर की, आप वही निकलवाएं, उससे कम फ़ीस मत निकलवाएं। ज़्यादातर स्टेट में ये फ़ीस 100 रुपये होती है। एग्रीमेंट 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जा सकता है और नोटराइज करवाना होता है। लेकिन अगर आप एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में दर्ज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट की फ़ीस ज़्यादा होती है, आपको वही फ़ीस पे करनी होती है। लेकिन मान्यता दोनों की सेम ही होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कोर्ट में जाने की नौबत आती है तो दोनों ही एग्रीमेंट वैध होते हैं, बस वो सही तरीके से किए हों और उनको साबित करने का प्रोसेस वो भी सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों, एग्रीमेंट करवाते समय इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से आप परेशानी से बचेंगे और आपको पैसे का नुकसान भी नहीं होगा और आप सही जगह सही तरीके से अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।